हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस 7 तक डिस्कस कर लिया है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। यह सही नहीं है कार्बनिक यौगिक के लिए, यह विद्युत के अल्प चालक होते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। अगला है, इनके अणुओं के मध्य जो होती है प्रबल आकर्षण बल होते हैं। यह स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल जो होते हैं नहीं होते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 और 4 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं तो कार्बन का सबसे पहले कार्बन का परमाणु जो क्रमांक होता है वह 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4 और 4 जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है जो कम अंतराल अणु आकर्षण बल प्रदर्शित करते हैं तथा जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत के अल्पचालक भी होते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल के कार्यों के पुनः खोज करता है। तो मेंडल के कार्यों के जो पुनः खोज करता हो जाएगा ह्यूगो डिब्रेज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेरेमेक, यानी ये सभी हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किया था और मेंडल को आनुवंशिकी का पिता बोला जाता है। इन्होंने 3 प्रमुख आनुवंशिकी नियम दिए थे। एक था प्रभाविकता का नियम, और एक स्वतंत्र अवयव का नियम, और एक था पृथक्करण का नियम। मेंडल ने मटर के 7 विपरीत गुणों पर कार्य किए थे। नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है? तो जो विडाल टेस्ट होता है इसके द्वारा टाइफाइड की जांच की जाती है। टाइफाइड सामान्यतः जो होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, और जो टाइफाइड होता है ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। याद रखना है कि टाइफाइड छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। और मलेरिया जो होता है तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है, और मलेरिया में ठंड लगकर बुखार आता है। वहीं HIV एड्स दिया हुआ है, तो HIV एड्स की पहचान जो है यह एलिसा के द्वारा की जाती है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। नेक्स्ट है, यकृत जिसे लीवर बोलते हैं या जिगर, इसका जो सिरोसिस रोग होता है किसके लगातार सेवन से होता है? तो लीवर का जो सिरोसिस रोग होता है यह अल्कोहल के लगातार सेवन से होता है। लंबे समय तक अल्कोहल लेने से लीवर जो होता है डैमेज हो जाता है, और इसमें जिसे लीवर सिरोसिस बोलते हैं। और सिरोसिस एक प्रकार की लीवर की बीमारी है जिसमें यकृत की कोशिकाएं जो होती है, सेल जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं और इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है। वहीं मदिरा सेवन तथा हेपेटाइटिस बी और सी के कारण यह बीमारी होती है। और लीवर जो होता है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। याद रखेंगे, जो लीवर होता है यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, और यह पित्त रस का स्रावन करता है। पित्त रस जो होता है वसा का पायसीकरण करता है। नेक्स्ट है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो किसी आहार श्रृंखला में जो है पोषी स्तरों की संख्या को उच्च पोषी स्तरों की संख्या सीमित करता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। हम जैसे जैसे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं ऊर्जा का जो होता है ह्रास होता है, यानी उसमें कमी आती है, जिसके कारण उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित कर देता है। वही लिंडमान एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नियम दिया था। इसके अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर जो है 10% ऊर्जा का क्षय होता है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो पिंक रिवॉल्यूशन है यह झींगा उत्पादन से संबंधित है, यानी झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। याद रखना है, एक होता है लाल क्रांति। तो जो लाल क्रांति होता है यह टमाटर उत्पादन से संबंधित है, और जो गोल क्रांति है यह आलू उत्पादन से संबंधित है। और एक होता है
सुनहरी क्रांति, यह बागवानी उत्पादन से संबंधित है। और एक जूट उत्पादन से संबंधित होगा, उसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा क्रांति। और जो उर्वरक उत्पादन होता है यह होता है भूरी क्रांति यानी ग्रे क्रांति होता है। और एक होता है सदाबहार क्रांति। तो जो सदाबहार क्रांति होता है यह समग्र कृषि उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है ईंधन का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से मिलाया जाता है। तो इसमें लेड टेट्रा एथिल और एथिल ब्रोमाइड को मिलाया जाता है। जब ईंधन को जलाया जाता है तो ईंधन के कल पुर्जे आपस में घर्षण करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और इसे अपस्फोटन बोलते हैं। और अपस्फोटन के कारण अत्यधिक ऊर्जा का क्षय होता है जिसे कम करने के लिए अपस्फोटन रोधी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो जो सेरिब्रम होता है यह मस्तिष्क के फोरब्रेन यानी भाग अगले भाग में पाया जाता है। मनुष्य का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और एक मेरुरज्जु होता है। और मनुष्य का जो मस्तिष्क है यह अस्थियों के खोल यानी क्रेनियम में बंद रहता है। और सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरिब्रम में ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण और समन्वय होता है। वह एक होता है मेडुला। तो मेडुला पोन्स और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। वही मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करते हैं। और तंत्रिका जो कोशिका होती है सूचना संवेदन की संवहन की इकाई होती है। नेक्स्ट है एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। तो तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को आयोडीन मान से मापा जाता है। तेल में जो होता है कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वह जितना अधिक होगा तेल उतना ही असंतृप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असत्य प्रकथन का चयन करना है यानी गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम का एक सरल नियम है, सही है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दिष्ट धारा जो होता है यानी डीसी सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है एसी की दिशा प्रत्यावर्ती रूप से उत्क्रमित होती है, यह भी सही है। तो हमारा अगला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो डीसी होती है विद्युत धारा इसकी आवृत्ति होती है जो वह 0 होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ है वह प्लेटिनम है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। वह पदार्थ जो चुंबक की दिशा में हल्का आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लेटिनम होता है, इरिडियम होता है, थोरियम, सीजियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं। तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं होती है वह होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है यह एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है और यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होता है यह कर परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है और व्हाइट ब्लड सेल जो कोशिका होता है इसका मुख्य कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। वहीं जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है यह रुधिर थक्का बनाने में लाभदायक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है, उत्पादन कारक के रूप में बताना है। तो यह सबसे अधिक मात्रा में है, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
जो श्रम है आर्थिक दृष्टि से किसी भी सेवा या वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया गया प्रयास होता है और यह उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय कारक होता है, क्योंकि पूंजी और भूमि या जैसे निष्क्रिय कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। उत्पादन शुरू करने के लिए श्रमिक वर्ग की हमें आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया था। यह 2005 में भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, इसके लिए आया था, जिसका उद्देश्य था काम के अधिकार की गारंटी अकुशल श्रमिकों को देना है। और इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी अकुशल श्रमिकों को देना होता था। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया है, आत्मा और हृदय बोला गया है। यह एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार का सहारा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 होता है, इसके अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। वहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसमें अनुच्छेद 21 में के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। नेक्स्ट है दिया है कि डैश सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। यह होता है लोकतांत्रिक सरकार में, यानी लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित किया जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जो होती है, जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र मुख्यतः दो भाग होते हैं लोकतंत्र के। एक होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जैसे है जनमत संग्रह, आरंभन, प्रत्यावर्तन। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? जो चंपारण आंदोलन है यह बिहार में शुरू किया गया था, बिहार के मोतिहारी जिले में। 1867 में गोरे जो है बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित किया कि उन्हें अपने जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना होगा और इसे 3 कटिया पत्ती के नाम से जाना गया। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी टैक्सों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी और किसानों के इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह जो था वह सफल रहा था और महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई भूमि बंदोबस्त। तो अस्थाई भूमि बंदोबस्त जो होता है कई पुराने जमींदारों के लिए हानिकारक था। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू किया, जिसमें भूमि के स्वामी यानी तथा लगान वसूली का जो अधिकारी होता था जमींदार को ही माना गया, अतः इसे अस्थाई भूमि बंदोबस्त भी बोला गया। और 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थाई कर दिया, क्योंकि उनका आकलन था भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के लिए 10 वर्ष का समय जो है कम है। और इसके अंतर्गत लगान वसूली का 10/11वां भाग भारत सरकार तथा शेष भाग जो होता था 1/10 यह जमींदारों हेतु नियत रखा गया था। नेक्स्ट है इस्तमरारी बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव था।
तो इस्तमरारी बंदोबस्त का जो मुख्य प्रभाव था यह कंपनी का निश्चित लगान था। इस व्यवस्था का एक बड़ा खामी यह था कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करेंगे। इसके कारण अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला, सरकार को नहीं, और इसका परिणाम हुआ कि जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ने लगा। नेक्स्ट है, कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग या बोलना अनिवार्य है? तो यह होता है कबड्डी, जहां पे बोलना अनिवार्य है। कबड्डी को पश्चिम भारत में हुतुतुतु और दक्षिण भारत में चेडू गुडू बोलते हैं। याद रखेंगे, पश्चिमी भारत में हुतुतुतु और दक्षिण भारत में चेडू गुडू बोलते हैं। तमिल, कन्नड़ और मलयालम में यह मूल शब्द कै या काई, हाथ और पिंडी पकड़ना का रूपांतरण है चेडू गुडू। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में 7 होती है और खेलों के इतिहास में कुश्ती जो है, कुश्ती प्राचीन खेल है जिसका प्रमाण जो है 2750 ईस्वी से 2600 ईसा पूर्व में मिलता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट की होती है और क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है इसे इंग्लैंड को माना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो यह है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका गुफा है यह पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। भीमबेटका के शैल आवासों की खोज सन 1957-58 में विष्णु श्रीधर वानकर ने की थी और यह स्थल जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उबैदुल्लागंज के समीप अरातापानी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। एलोरा की जो गुफा है यह 34 प्रसिद्ध गुफाओं का समूह है। 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह से लगभग 10 किलोमीटर दूर धारापुरी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड। एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड जो नामक बुक है इसके जो लेखक हैं वह भगत सिंह हैं। याद रखेंगे। वैसे ही एक पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका और भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के जो अध्यक्ष थे वह विठल भाई पटेल थे। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी और चंद्रशेखर आजाद सहयोग दे रहे थे। साथ ही याद रखेंगे कि जैसे हिंद स्वराज है तो हिंद स्वराज गोपाल माई पॉलिटिकल गुरु यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा लिखा गया था पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, संदीप शास्त्री। और जो लाला लाजपत के द्वारा लिखा गया था एक अनहैप्पी इंडिया। याद रखेंगे, अनहैप्पी इंडिया के जो राइटर हैं वह लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट है, डैश का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। तो यह बांग्लादेश का है कॉक्स बाजार। यह दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। चिटगांव के दक्षिण में स्थित है कॉक्स बाजार। यह विश्व के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक है। और बांग्लादेश जो है बिम्स्टेक और दक्षेस यानी सार्क का सदस्य है। बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में 2 से 4 अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था और यहाँ से अनेक नदियों का प्रभाव होता है, इसलिए इसे बांग्लादेश को नदियों का देश बोलते हैं। और म्यांमार एक है, म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है, यहाँ की फेमस नदी, उसे बोलते हैं इरावदी नदी, जो वहाँ की जीवन रेखा कहलाती है। वहीं भूटान जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की जो माप है यह राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। और जो नेपाल है, तो नेपाल चीन और भारत के बीच में है, इसलिए इसको बफर स्टेट के रूप में जानते हैं। हिमालय की गोद में स्थित एक पर्वतीय देश है, तो जो नेपाल है इसे बफर स्टेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति
घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। तो यह किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स यह विचार व्यक्त किए थे कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है घिनौनी है और यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का कहना है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। साथ ही याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है दास कैपिटल, उसका प्रकाशन 1867 में हुआ था और 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उत्तम स्रोत माना जाता है। और आरसी दत्त द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट है डैश चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। तो ये होते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े होते हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो महानदी बेसिन का जो विस्तार है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका विस्तार उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है और इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी के पास से हुआ है और यह नदी उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वह शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, ओंग और तेल ये सब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम का उत्पाद नहीं है। तो इसमें जो है विदेशी मुद्रा भंडार यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष प्रभाग है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय युद्ध कला क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई। तो आधुनिक केरल में विकसित हुई थी कलियारीपट्टू। कलियारीपट्टू या केरल के मार्शल आर्ट को विश्व में मार्शल आर्ट का सर्वाधिक प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक रूप माना जाता है। प्राचीन काल में 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के बच्चों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता था। कलियारीपट्टू का जो उल्लेख है यह संगम साहित्य में मिलता है। गतका एक होता है, गतका पंजाब के निहंग सिख समुदाय के बीच प्रसिद्ध युद्ध कौशल है, इसको बोलते हैं गतका। और एक होता है खोंग खांजेई। तो जो खोंग खांजेई होता है यह मणिपुर में खेला जाता है। और जो मै थाई होता है तो मै थाई थाईलैंड का एक कठिन मार्शल आर्ट है। इसे 8 अंगों की कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई और प्रांतों के प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया व रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत होते थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था। तो जो दुर्गेश नंदिनी था वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। हमारा आंसर डी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ। यह बांग्लादेश भक्ति की बाइबिल माना जाता है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उसका नाम है बहुल विवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष। एक है मृगनयनी वृंदावन, लाल वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास है, इसका नाम है मृगनयनी वृंदावन। और देवदास एवं चरित्रहीन पुस्तक है, यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। साथ ही कामायनी यह प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट है
भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो भारत का जो गोल गुंबद है यह बीजापुर में स्थित है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। यह बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान अहमद आदिल शाह का मकबरा है। और गोल गुंबद का जो गुंबद है दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। और गोल गुंबद का जो निर्माण है यह किया गया था 1656 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। और यह गहरे भूरे बेसाल्ट और सजे हुए सूखे पलस्तर से बना हुआ है। बीजापुर आदिल शाही वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति होने वाले पहले भारतीय जो अधिकारी थे यह सैम मानेकशॉ थे। हमारा आंसर सी हो जाएगा। उन्हें 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। और भारत सरकार ने 1986 को के.एम. करियप्पा को फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया था। वह भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान फील्ड मार्शल मानेकशॉ भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे। और भारत के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जैसे पद्म विभूषण है और पद्म भूषण उन्हें दिए गए थे। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यह जनरल एम राजेंद्र सिंह थे। और भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जो थे एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। वहीं भारत के प्रथम नौसेना जो थे एडमिरल आर.डी. कटारी थे। नेक्स्ट है इसमें पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है और उसे कब शुरू किया गया था? आरंभ वर्ष दिया हुआ है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1974 में आया था। हमारा मिलान ये हो जाएगा 1974। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था यह 1956 में लाया गया था। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना था यह लाया गया था 1992 में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1985 में। तो हमारे आंसर बी हो जाएगा। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना आया था 1 अप्रैल 1956 को शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था यह वर्ष 1974 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 14। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी और किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। यह सब अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक यह मूल अधिकार का विवरण है और इसमें अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। इसमें 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार शामिल किए गए हैं। और जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किया गया है। और जो अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय डैश से आगे है। तो यह 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे हो जाएगा। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और मानक समय जो है 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। और विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन जो होता है 15 डिग्री के बराबर होता है। साथ ही याद रखेंगे 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक के जो लेखक थे यह रमेश चंद्र दत्त थे। हमारा आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने 1899 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 15वें सत्र की अध्यक्षता की थी। और जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा था। और एनी बेसेंट की जो रचना है, एनी बेसेंट ने लिखा था द एशिएंट विजडम, इंडिया अ नेशन एंड हाउ इंडिया रॉड फॉर फ्रीडम। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी
अ नेशन इन मेकिंग। याद रखेंगे, अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो जो अलकनंदा नदी है यह भारत में भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा का नाम समाप्त होकर केवल गंगा रह जाता है। और अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है यह बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी में है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार नदी है जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है। साथ ही याद रखेंगे जो विष्णुप्रयाग है तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। साथ ही देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। फिर उसके बाद नाम उसका गंगा पड़ जाता है। नेक्स्ट है त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत मतलब कैनन ऑफ स्क्रिप्चर्स डैश के लिए एक शब्द है। यह है बौद्धिस्टों के लिए एक शब्द है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक बोला जाता है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इसी को त्रिपिटक बोलते हैं। और जो एक जैन धर्म में होता है पूर्ण ज्ञान, उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु या उपदेशक थे। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वहीं 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। याद रखेंगे 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त बोला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित आयोगों के गठन की सही तिथि क्रम क्या होगी? देखते हैं। पहला है मैकडोनाल्ड आयोग। यह आया था 1900 ईस्वी के आसपास, 1901 या 1900 ईस्वी में आया था। सेकेंड है प्रथम औद्योगिक आयोग। यह TH हॉलैंड की अध्यक्षता में पहला औद्योगिक आयोग का गठन किया गया था, 1916 में किया गया था। और लास्ट है प्रथम वित्तीय आयोग। तो प्रथम जो वित्त आयोग है इसका गठन 6 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो सबसे पहले हो जाएगा मैकडोनाल्ड आयोग, फिर प्रथम औद्योगिक आयोग, फिर प्रथम वित्तीय आयोग। हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? यह चीन हो जाएगा। चीन जो है यह विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है। चीन को सोयाबीन एवं चाय की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इसे कागज, रेशम व बारूद का जनक भी बोला जाता है। चीन का जो डकांग क्षेत्र है यह बृहद तेल भंडार और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं भारत में सोना जो है धड़वार संरचना की शैलों और नदियों के बालू में प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी? तो यह LM सिंधवी की अध्यक्षता में की गई थी। LM सिंधवी समिति जो थी इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देना चाहिए, ग्राम पंचायतों को आर्थिक व्यवहारिक बनाने के लिए गाँवों को मान्यता दी जानी चाहिए और गाँवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए। नेक्स्ट है नुआखाई जुहार कृषि त्यौहार है और मुख्य रूप से देश के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। तो नुआखाई है मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्यौहार है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और यह मौसम की नई फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। यह पश्चिमी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़
और सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों का त्यौहार है। यह गणेश चतुर्थी त्यौहार के अगले दिन भाद्रपद के महीने के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो लोहड़ी होता है या बैसाख, यह पंजाब या हरियाणा में मनाया जाता है। एक होता है वांगला महोत्सव, तो वांगला महोत्सव जो होता है यह मेघालय में होता है। और एक होता है बोनालू जो तेलंगाना में मनाया जाता है। और एक होता है उगादि जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। जो सर्व शिक्षा अभियान है यह 2001 में आया था। और जो है साक्षर भारत मिशन, इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में आया। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह 1988 में आया। याद रखना है, सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में आया, साक्षर भारत मिशन 2009 में आया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में आया और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में आया था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की जो मुद्रा है वह यूरो का प्रचलन है। याद रखना है, रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश तथा औद्योगिक हृदय स्थल भी बोलते हैं। और जर्मनी का एक है पिग आयरन, यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। साथ ही याद रखेंगे कि जर्मनी की जो राजधानी है वह बर्लिन है। जर्मनी की जो राजधानी है वह है बर्लिन। और जापान है, जापान का मुद्रा है, जापान का मुद्रा को बोलते हैं येन। और जो रूबल है, रूबल यह रूस का मुद्रा हो जाएगा। और जो लियू है, लियू रोमानिया का मुद्रा है। और एक यूटली का मुद्रा होता है, इसको बोलते हैं यूरो। इसका पहला नाम था लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आंतरिक वर्ष दोनों घोषित किया गया है। तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित करके प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखेंगे 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस भी मनाया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष भी घोषित किया गया है। याद रखेंगे 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने ऊंट वर्ष घोषित किया है। और अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 24-25 को युवा वर्ष घोषित किया गया है। जो युवा वर्ष है यह अरुणाचल प्रदेश में 2024-25 का युवा वर्ष घोषित किया गया है। वहीं 26 जनवरी 2025 को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को राष्ट्रपति जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? तो 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हमारा आंसर डी हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। विश्व ध्यान दिवस याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 25-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो केंद्रीय बजट 25-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की जो सीमा है यह 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में डीएसएलआई नामक किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया? तो मार्च 2025 में डीएसएलआई नामक कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का विमोचन किया गया। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने और उनके शिक्षा के अधिकार के लिए उनके प्रयासों के लिए
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना यह की गई थी 1980 में। याद रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना 1980 में की गई थी। और हाल ही में लॉन्च सपनों की रोशनी नामक पुस्तक जो है यह कैलाश सत्यार्थी द्वारा 50 साल पहले 17 वर्ष की उम्र में लिखी गई डायरी पर आधारित है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस आईआईटी के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो जो एग्री हब है यह आईआईटी इंदौर के सहयोग से लॉन्च किया गया है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और यह एक अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र है जो भारत में कृषि के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के उपयोग पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX-02 का सफल लैंडिंग कराया गया है जिसका नाम है पुष्पक। 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो RLV LEX-02 है इसका सफल लैंडिंग कराया गया और अंतरिक्ष विज्ञान में युवकों को प्रेरित करने हेतु इसरो ने स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। भारत की जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, भारत की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है व्योम मित्रा, इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 1 से 13 अप्रैल 2025 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ को भारत के साथ किस देश ने मिलकर आयोजित किया है? तो यह किया गया है अमेरिका के साथ मिलकर के। अमेरिका और भारत के बीच में टाइगर ट्रायम्फ को शुरू किया गया है। और भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का चौथा संस्करण टाइगर ट्रायम्फ 2025 का प्रथम चरण यह विशाखापट्टनम और दूसरा चरण जो है काकीनाडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि 1816 में यह ब्रिटिश और गोरखा के बीच हस्तांतरित की गई थी। याद रखना है, तो यह गोरखा हो जाएगा। मार्च 1816 में अंग्रेज और गोरखा के बीच सुगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। और सुगौली की संधि से भारत को कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल और शिमला जैसे स्थान मिले तथा सिक्किम को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्यसभा में नामित जो 12 सदस्य होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वह 250 है। और साथ ही जो वर्तमान में याद रखना है कि 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में 225 सदस्य जो होते हैं राज्यों का प्रतिनिधि होते हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वहीं अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम यह 1981 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में संशोधन करके 1987 में इसमें शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया। और जल अधिनियम जो है 1974 में लागू किया गया था। साथ ही याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, यह आया था 1986 में। याद रखेंगे कि 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और एक आया था 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह आया था 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और एक आया था वन अधिनियम। तो याद रखना है जो वन अधिनियम आया था यह आया था 1927 में। और एक था वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम जो था यह 1980 में लाया गया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो यह होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। साथ ही पौधे में ऑक्सीन पाया जाता है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन,
एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये सभी पौधों वाले हार्मोन हैं। नेक्स्ट है कायरा एसिड निम्न में से कौन है? तो कायरा एसिड जो होता है वह H2SO5 होता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। H2SO5 को कायरा एसिड बोलते हैं और कायरा एसिड को पैरा ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ये तो मैथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम राज्य है जिसकी सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। साथ ही जो मिजोरम है, मिजोरम की जो सीमा है यह म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है और मिजोरम का सीमा भारतीय राज्य मणिपुर, असम और त्रिपुरा से लगता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है यह भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगता है। और अरुणाचल प्रदेश का जो भारतीय राज्यों के साथ सीमा है वह है नागालैंड और असम के साथ। साथ ही जो नागालैंड है इसका जो सीमा है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्य से लगता है। नेक्स्ट है अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। तो सबसे पहले होगा जिसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले हो जाएगा गामा हो जाएगा, फिर हो जाएगा बीटा हो जाएगा, फिर हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। यानी गामा की जो है वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, फिर उससे कम बीटा की, फिर उससे कम अल्फा की होती है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा होता है तो इसका जो त्वरण होता है वह शून्य होता है। त्वरण के शून्य होने से वेग समय का ग्राफ अक्ष के समानांतर होता है यानी एक समान वेग में होता है। और जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसका जो गति होता है इसको वृत्तीय गति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और अन्य 2 जो अवस्था है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो यह ली जाती है रंध्र के द्वारा। पत्तियों का सतह पर उपस्थित होता है सूक्ष्म रंध्र छिद्र होता है जिससे वायु की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। और ये रंध्र जो होते हैं द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। और पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। साथ ही देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है ओम का नियम और उसके बीच डैश का संबंध वर्णन करता है। तो ओम का जो नियम है यह विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। विभवांतर और विद्युत धारा हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बैबिट। बैबिट जो मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा धातु है? तो बैबिट मिश्र धातु का जो मुख्य घटक हो जाएगा वह हो जाएगा टीन। इसमें टीन जो होता है यह होता है 89% और बाकी इसमें 9% होता है एंटीमनी यानी Sb होता है और 2% जो होता है यह कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश स्थानांतर का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? तो संदेश स्थानांतर का जो कार्य होती है यह लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं करती है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। संदेश प्राप्त कर उसके स्थानांतरण का कार्य है तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है, एक होती है संवेदी तंत्रिका और एक होती है स्नायु तंत्रिका। मस्तिष्क की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में निम्न में से किस
वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो 1917 में भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1917। सैंडलर आयोग जो है ये डॉक्टर M.E. सैंडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था और सैंडलर आयोग में 2 भारतीय थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। सैंडलर आयोग जो है इसने महिला शिक्षा के प्रसार हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा बोर्ड बनाए जाने की सिफारिश की थी और सैंडलर आयोग ने विज्ञान और तकनीक शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की सिफारिश भी की थी। साथ ही हंटर आयोग है, इसका गठन शिक्षा पर 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषक से संबंधित है? तो यह हो जाएगा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग जो है यह प्रदूषक से संबंधित है। सिलिका युक्त धूल के कारण सिलिकोसिस रोग होता है और लोहा के कारण जो होता है लौह सिलिकोसिस होता है। और शीशे के प्रदूषण से मानसिक रोग होता है और एक होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक से प्रदूषण के कारण जो होता है यह ब्लैकफुट रोग होता है और कैडमियम के प्रदूषण से श्वसन विष उत्पन्न होता है। कैडमियम की कमी से हमें इटाई रोग भी होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसका जैविक नाम सुमेलित है? देखते हैं। मटर का साइटासाइटम यह सुमेलित नहीं है। मक्खी का हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, यह बिल्कुल सुमेलित है। तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। जो मटर होता है मटर को बोलते हैं पाइसम सेटिवम और जो आलू होता है आलू को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम और जो मनुष्य होता है इसको बोलते हैं होमो सैपियंस। वैसे ही याद रखेंगे। मोर होता है तो मोर को साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है पेवोक्रिस्टेसस, पावोक्रिस्टेसस बोलते हैं। और बाघ जो होता है उसका होता है पैंथेरा टाइग्रिस और भैंस जो होता है उसका होता है बुबेलस बोवेलिस। साथ ही बिल्ली का भी याद रखेंगे, फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं, बिल्ली का साइंटिफिक नाम होता है। नेक्स्ट है सॉरी 140 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यह 21 जून को मनाया जाता है। तो वैसे ही याद रखेंगे जैसे 21 मई है तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं और एक 26 अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। साथ ही याद रखेंगे जो 15 मार्च को मनाते हैं हम लोग 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं और एक 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। साथ ही याद रखेंगे 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई क्या कहलाती है? तो मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली बोलते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। और नागर शब्द जो है नागर से बना है, संभवतः सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण से नागर शैली बोला जाता है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा हम्पी को यह 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे 1986 में और भी था गोवा के चर्च और कॉन्वेंट और खजुराहो स्थित जो स्मारक है यह 1986 में ही
साथ ही हम्पी स्थित स्मारक 86 में, और फतेहपुर सीकरी आगरा का, इसे भी 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वहीं दिल्ली का जो लाल किला है, इसे 2007 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और 2010 में जंतर मंतर को, 2023 में होयसल मंदिर परिसर को, और एक है सबसे लास्ट वाला चराई देव मोइदम असम का, इसे 2024 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की जो मुद्रा है यह येन है। जापान की संसद का नाम डायट है, और नाइचो है, यह जापान की गुप्तचर संस्था है। जापान एक द्वीपीय देश है जिसे सूर्योदय का देश भी बोलते हैं, और भूकंपों का देश, साथ ही पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। और जापान एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। वहीं 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के समृद्ध नगर जो था हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम गिराया गया, और इसके 3 दिन ही बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम भी गिराया गया था। नेक्स्ट है सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। तो जो सिंधु लिपि है यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, दाईं ओर से बाईं ओर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थलों से सेलघड़ी मिट्टी पर चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि है यह भाव चित्रात्मक है, याद रखना है। और लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी वह सुमेरिया की सभ्यता थी, सुमेरिया। साथ ही याद रखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है इसका प्रथम जो स्थल है हड़प्पा, इसका खोज 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा आंसर जो होगा बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है गोदावरी नदी, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी की जो लंबाई है यह है 1465 किलोमीटर, और गोदावरी को दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लावेर कप संबंधित है। जो लावेर कप है यह टेनिस से संबंधित है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में लॉन टेनिस का जन्म हुआ था, और टेनिस की विश्व स्तर पर 4 स्पर्धाएं होती है, जैसे ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और हर साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई जून में फ्रेंच ओपन फ्रांस, जून जुलाई में विंबलडन, और अगस्त सितंबर में अमेरिकन ओपन होता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी के आंगन यानी क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन यह खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। नेक्स्ट है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो पिछड़े और विकासशील देशों के लिए जो रोलिंग प्लान का सुझाव था यह गुन्नार मिडल के द्वारा दिया गया था, जी गुडल। और रोलिंग प्लान के अंतर्गत अनवरत प्लान चलती रहती है, यानी 1-1 साल करके। वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी की सरकार ने भारत के लिए इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट है बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुश वेल्ड जो घास का स्थल है यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। और घास भूमियों को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास भूमि, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सवाना है अफ्रीका में, कैंपोज है ब्राजील में, लानोज है वेनेजुएला और कोलंबिया में। वैसे ही एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, तो ये होता है प्रेयरी बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, पैम्पास बोलते हैं अर्जेंटीना में, वेल्ड होता है दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी जो होता है यह एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में पाया जाता है। और एक पार्कलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया का, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। और कैंटरबरी है यह न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। और एक पटाना है, तो पटाना जो है श्रीलंका का घास का मैदान है।
और जो पुछताछ है, तो पुछताछ जो है यह हंगरी का घास का मैदान है।